मैं थोड़ा-सा आपकी हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वी आर स्टार्टिंग द टुडे सेशन ऑफ फाउंडर्स प्रोग्राम द 13th सेशन ऑन टॉपिक कस्टमर एक्विजिशंस। आज के इस पूरे सेशन के लिए हमारा एक्सपर्ट मेंटर है सैयद काशिफ अल हसनैन साहब। He is a group head marketing projects and strategy at Pakistan Freelance Association. He was also a director ORIC at Virtual University. He has a proven experience as a social media manager at Pakistan Social Media Forum और माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर भी है और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के अंदर एज़ अ ट्रेनर भी बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर चुके हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रूवन एक्सपीरियंस रखते हैं। तो बिला ताख़ीर मैं इनवाइट करता हूँ रिस्पेक्टेड काशिफ अल हसनैन साहब, द फ्लोर इज़ योर्स। आप अपना इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं और देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओवर टू यू। थैंक यू। जी, thank you so much, Sayyid Izar Saab. It has been always been pleasure and serving for Aspire Pakistan. Aspire Pakistan माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपकी कोऑर्डिनेशन और साथ में हसन साहब की लीडरशिप के अंडर जो है बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। और अभी मैंने रिसेंटली देखा भी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के भी आपने काफ़ी माशाल्लाह 10,000 लोगों को ग्रेजुएट किया है और जो रिसेंट आपने हैकाथॉन करवाई है और 5000 के करीब बहुत अच्छे आपने जो है ना एक्सपर्ट्स रेडी कर दिए, विच वाज अ रीसेंट केस स्टडी जो भी रिसेंटली आप लोगों ने सेशन किया था। मुझे आई हैड बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला लास्ट 2-3 सालों से एस्पायर ग्रुप के साथ मिलके काम करने का एज अ जज मेंबर। मैं अपने बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि मुझे तकरीबन कोई 13 से 14 साल हो चुके हैं इन द इंडस्ट्री एंड इन द मार्केटिंग फील्ड एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। तो उस सिलसिले में मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में कोई 11 साल सर्व किया व्हेन आई जॉइंड इन ग्रेड 17 और फिर ग्रेड 19 तक मैंने सर्व किया और उसके बाद कुछ ही अर्सा पहले मैंने रिज़ाइन किया एंड आई जॉइंड अनदर ग्रुप जो कि पाकिस्तान फ्रांस एसोसिएशन है। इसके साथ साथ आई एम कंसल्टेंट एंड अ ट्रेनर एंड अ कोच। तो आज का सेशन जो है वो जैसे कि है कस्टमर एक्विजिशन का, तो मैं तमाम जो है ना पार्टिसिपेंट्स को भी इनकरेज करूँगा कि आप लोग भी प्लीज़ जो है ना चैट के अंदर अपना नाम, अपने स्टार्टअप का नाम और किस सेक्टर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और क्या सॉल्व कर रहा है, वो आप काइंडली चैट में कर दें। मैं साथ साथ सेशंस के दौरान फिर उन चैट को देख के फिर आप लोगों के रेलेवेंट क्वेश्चंस वगैरह जब मैं कहूँगा तो आप लोग कीजिएगा और फिर मैं साथ साथ आंसर कराऊँगा। So customer acquisition for startups is the main topic of today's session और my name is काशिफ और चलें जी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहली बात तो ये होगी कि वाई कस्टमर एक्विजिशन मैटर्स। सबसे पहले तो ये कि आपने ये देखना है कि कस्टमर एक्विजिशन वाई इट मैटर्स। तो मेरा पॉइंट सबसे पहले तो ये होगा कि आपने ये रीज़न निकालना है कि आपने स्टार्टअप जो लॉन्च किया है वो क्यों किया, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। और जब वो रीज़न आपको पता होती है और आपने स्टार्टअप आइडिया स्टेज से उसको कंसीव किया और उसके बाद उसके ऊपर वर्क किया और मार्केट की रिसर्च की, अपनी टारगेट ऑडियंस को एनालाइज किया, तो उसकी बेस पे आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि आप किस इंडस्ट्री में किस तरह की कस्टमर्स को सर्व करेंगे। सो जब आपने ये सर्व किया तो उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि आपने कस्टमर्स को सर्व करना है, चाहे वो प्रोडक्ट के थ्रू है चाहे वो आपकी सर्विस के थ्रू है। तो इन दोनों जब आप ये सॉल्व कर रहे होंगे सोल्यूशन, व्हेन यू वुड बी गोइंग गिविंग एनी सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सर्विस, तो आपको कस्टमर्स चाहिए होंगे। तो कस्टमर्स के बगैर कुछ भी सर्व करना तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो जब आपने कस्टमर को सर्व करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए। और कस्टमर्स कैसे आएंगे वो आज का टॉपिक है कि हाउ टू एक्वायर द कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन इज़ अ वेरी टेक्निकल टॉपिक और कस्टमर एक्विजिशन में आपको बहुत ज़्यादा R&D भी करनी पड़ेगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए किस एज ग्रुप, किस डेमोग्राफिक को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वाई कस्टमर एक्विजिशन मैटर्स। जब आप कस्टमर को एक्वायर करना है तो वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है।
सबसे पहले तो ये कि इट फ्यूल्स अर्ली ट्रैक्शन, जैसे रैपिडली गेन इनिशियल मोमेंटम एंड प्रूव मार्केट डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आपका मिसाल के तौर पे आइडिया है और आइडिया से अब आप सेकंड स्टेज पे जा रहे हैं टुवर्ड्स सेलिंग समथिंग तो जब भी आपके पास आइडिया आया तो आइडिया को आपने उसको पहले टेस्ट किया फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर सर्कल, फ्रॉम योर फैमिली रिलेटिव्स, और इसके साथ साथ मार्केट में भी आपने जाके चेक किया कि क्या इसकी डिमांड है या नहीं है, या ये प्रोडक्ट या ये सर्विस अगर आप ऑफर करेंगे तो क्या मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी भी सही या नहीं करेगी। तो ये पहले आपने सबसे पहले देखना है। तो उसके लिए रैपिडली गेनिंग द कस्टमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप वो गेन करेंगे तो फ्यूलिंग अर्ली ट्रैक्शन है। लाइक आपके स्टार्टअप को, आपके बिजनेस को फ्यूल मिलेगा। फ्यूल कैसे मिलेगा? जब आप सेल करेंगे। सेल कैसे करेंगे? प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर करते हुए। तो वो अगेन वही है कि कस्टमर्स तक किस तरह से पहुंचा जाए, उस पर भी हम बात करेंगे। देन सेकंड वन इज बिल्ड क्रेडिबिलिटी, कि क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडेशन। की क्रेडिबिलिटी ये है कि आपके बारे में लोग पॉजिटिव कमेंट करें कि ये अच्छी चीज़ है। जैसे कि कोई भी अच्छी सी कोई खाने की डिश आती है और किसी क्रेडिबल सोर्स से आती है, या कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है, तो उसके पीछे सॉरी आपने ये देखना है कि क्रेडिबिलिटी क्या है। लाइक आप, कई बड़े ब्रांड्स हैं जो टीवी पे एड्स आते हैं, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े स्टार्स उनके साथ एसोसिएट होते हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी का फैक्टर ऐड हो जाता है कि दिस इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन। तो वो बगैर किसी वजह के तो इतने बड़े इस ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं हुआ होगा। और दूसरा ये होता है कि अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करने से, वो अगर आपने अच्छा ब्रांड एम्बेसडर भी रख लिया है, बट अगर आपकी प्रोडक्ट जो है और या सर्विस जो है वैल्यू नहीं है, या आप ओवर चार्ज कर रहे हैं, या आप अच्छी सर्विस नहीं ऑफर कर रहे हैं, या प्रोडक्ट में जान नहीं है, तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और वैलिडेशन कैसे होगी? जब इंडोर्समेंट्स होंगी, जैसे पहले प्रोडक्ट यूज किया, आपको पसंद आया, आप ये पे किया था, उसके अगेंस्ट जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस मिली वो आपके एक्सपीरियंस को उसने बहुत अच्छा बनाया, तो आप वैलिडेट करेंगे कि यस इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, और फिर आप वो अपने सर्कल में बताएंगे। मिसाल के तौर पे आजकल जैसे हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू है, आपने कोई भी अच्छी सी जेल या कोई अच्छी सी ऑयल की प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ आपने यूज़ की और उससे आपकी इन चीज़ों को आपका हेयर फॉल रुक गया। जैसे शैम्पूस वगैरह आपने ट्राई किए और एक डिफरेंट शैम्पू किसी भी डॉक्टर को चेक करवा के आपने चेंज किया और उससे आपको बेहतर इफेक्ट आया, या किसी की रिकमेंडेशन पे आपने यूज किया, तो व्हाट वुड बी कॉल्ड? इट वुड बी कॉल्ड द बिल्डिंग द क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडेशन। के वैलिडेशन आपने कर दी, किसी और को हेयर फॉल का इशू होगा तो तब आप वो प्रोडक्ट को रेफर करेंगे दैट दिस प्रोडक्ट सॉल्व माय प्रॉब्लम। सो डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर प्रोडक्ट value and securing the initial endorsement is very crucial for investor confidence and future growth। कि जब आपकी कस्टमर्स का, जब आपका वैलिडेशन अच्छी आ रही होगी ना, तो आपको नेक्स्ट फंडिंग रेज करने में बड़ी बेनिफिट होगा कि आपके बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं और फिर वो रिपीट कस्टमर्स हैं और फिर रिकमेंडेशंस भी आ रही हैं। तो फिर आपको जब नेक्स्ट फेज में जाना होगा, मजीद आउटलेट्स ओपन करनी होगी या मजीद आउटलेट्स को आपने सप्लाई करनी होगी। प्रोडक्ट की रेंज आज 10,000 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो 40-50,000 पे जाना है या 100,000 पे जाना है, तो उस पे जाने के लिए आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। देन ड्राइव प्रेडिक्टेबल ग्रोथ, establish a consistent strategies that lead to sustainable and scalable customer growth moving beyond sporadic wins। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अचानक से एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, तो इशू क्या आएगा? इशू ये आएगा कि जब आप प्रिडिक्टेबल नहीं है और डाटा की बेस पे नहीं जा रहे, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपका कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की, आपने सोचा जी मेरी प्रोडक्ट तो बहुत ही कमाल की है, बहुत ज़बरदस्त है और होगी भी, और आपने लॉन्च की, बट हुआ ये कि आपको ऑर्डर्स आ गए 10,000, आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई, या आपको अचानक से 1 लाख व्यूअर्स आ गए एक दिन में, आपकी मार्केटिंग कैंपेन की वजह से वेबसाइट डाउन हो गई, या आपके पास सप्लाई नहीं थी। तो आपको 10,000 ऑर्डर्स हैं, आपके पास 1,500 प्रोडक्ट्स थे। तो आपने प्रिडिक्टेबल ग्रोथ पे जाना है,
और कस्टमर एक्विजिशन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं 10,000 सेल करना है, मैं मार्केटिंग कैंपेन भी उस तरह से लॉन्च करूं. सो एस्टेब्लिश कंसिस्टेंट स्ट्रेटजीज दैट लीड टू सस्टेनेबल एंड स्केलेबल कस्टमर ग्रोथ. तो आपने स्टार्टअप को जब कस्टमर एक्विजिशन में इस चीज़ को भी देखना है कि जब आपने ग्रोथ की तरफ जाना है तो एक सस्टेनेबल मीन्स कि एक आपको पता हो कि एक रेगुलर कस्टमर बेस मेरी आती जाएगी पर मंथ और वो इंक्रीज होती जाएगी और स्केलेबल ग्रोथ हो कि एक आपको सस्टेनेबल सेल्स हैं ऐसे 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 वो इंक्रीज हो रही हैं. और एक होता है स्केलेबल ग्रोथ के एक है कि आपकी जैसे शॉप है वो एक एरिया के अंदर है, एक महल्ले के अंदर है. फिर एक है कि एक आपकी लोकल मार्केट के अंदर है. फिर एक है होलसेल बड़ी मार्केट के अंदर है. मगर उसमें भी हर शॉप की एक लिमिटेशन है, उसमें एक लेवल तक लोग कस्टमर्स जा सकते हैं ना, या उतनी सेल्स आपकी इंक्रीज हो सकती हैं. बट स्केलेबल ग्रोथ का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक एरिया में नहीं, एक सिटी में नहीं, सिर्फ लाहौर में, जौहर टाउन में या वावड़ा टाउन या गुलबर्ग में नहीं है, या पेशावर के डीएचए में नहीं है, या कराची की डीएचए या क्लिफ्टन एरिया में नहीं है. आप पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं. वही चीज़ जैसे परफ्यूम फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं, पर पूरे पाकिस्तान में कोई ऑर्डर करे तो आप दे सकते हैं. या आप मेंस के गारमेंट्स बना रहे हैं या बच्चों के किड्स वेयर बना रहे हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई कर सकते हैं. तो एक तरह से स्लोली भी ग्रो करेगा और स्केलेबल कस्टमर ग्रोथ के एक बड़े स्केल पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं. एंड मूविंग बियॉन्ड स्पोर्टिक पेंस. सो this is why customer acquisition matters. कि आपने number one fueling early traction, the second one is build credibility and validation, and third one is drive predictable growth. So now let's go to the next slide. So know your customer. It is very important to know that who your customer is. आप serve किसको कर रहे हैं. Create customer personas, like developing detailed profile of your ideal customers, including demographics, psychographics, and behavioral patterns. लाइक आपने अब आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं डिफरेंट तरह के लोग आपको इमेज में नज़र आ रहे हैं. और राइट साइड पे आप हैं जो सोच रहे हैं कि मेरा ये आइडियल कस्टमर होगा या ये आइडियल कस्टमर होगा. तो सबसे पहले तो आपने जेंडर डिसाइड करना है ना कि आप क्या दोनों जेंडर्स को सर्व करने वाली प्रोडक्ट बना रहे हैं या सिंगल जेंडर को करने वाली हैं. तो आपकी 50% ऑडियंस चेंज हो जाएगी. फिर उसके बाद आपकी जो ऑडियंस है उसमें आपने एज ग्रुप को टारगेट करना है कि किस एज ग्रुप के लोगों को कह रहे हैं. और फिर पाकिस्तान में कह रहे हैं, ग्लोबली कह रहे हैं. अगर पाकिस्तान में कह रहे हैं तो इन विच एरियाज ऑफ पाकिस्तान यू आर टारगेटिंग. आइदर दे आर द अर्बन एरियाज और द रूरल एरियाज. और फिर उनके आपने बिहेवियर्स भी देखने हैं. लाइक इफ़ यू आर टारगेटिंग पीपल इन केपीके, तो वहाँ के कल्चर आपने देखना है, वहाँ के आपने बिहेवियर देखना है कि लोगों का ऑनलाइन परचेजिंग का ट्रेंड कितना है. लोग ख़वातीन के ड्रेसेस ऑनलाइन परचेज करने का ट्रेंड ज़्यादा है या मेल का ज़्यादा है. या आपकी टारगेट ऑडियंस में जिस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ के लोगों का बिहेवियर क्या है, ऑनलाइन कितना परचेज कर रहे हैं. क्योंकि जब आप ऑनलाइन स्टार्टअप की बात करेंगे तो ऑनलाइन में आपने फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल से देखनी है. आपकी बहुत अच्छी बलूचिस्तान में जाती नहीं है. क्या आपकी वेबसाइट इतनी एक्टिव है, क्या आपके कस्टमर इतने अवेयर हैं कि वो आपके जाएं, नेट कनेक्ट करें और फिर उसको परचेज करें. तो आपने वो भी देखनी है चीज़ें. सो सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट्स. Like deeply research and empathize with the challenges and the problems your target audience face, और आप उसका सोल्यूशन किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं. अभी मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे ना, अगर आप लाहौर में देखेंगे तो लाहौर में मॉल रोड और जो कलमा चौक से जा रही है रोड ना, तो इन दो रोड्स के ऊपर अक्सर जो है ना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों के अलावा बहुत बड़ा नंबर जो है ना वो बाइकर्स का होता है. और अक्सर ये होता है कि आपकी बाइक कुछ लोगों की जो है ना वहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत रहती है. कराची में जो शारा फैसल है ये बहुत बड़ा रोड है. तो यहाँ पे इन एरियाज़ में जो मेन रोड्स है ना, यहाँ पे कम्यूट बहुत ज़्यादा होती है.
तो यहाँ पे जो बाइक का पंक्चर लगवाने वाले लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बाइक पे घूमते रहते हैं इसी रोड्स के ऊपर, एंड देन दे फाइंड कि जी कहाँ पे जो है ना वो क्योंकि बाइक पंक्चर वाले को तो अंदाज़ा हो जाता है, तो वो 5-10 मिनट में पूरा राउंड या 15 मिनट में क्लिक करके वापस आ जाते हैं। तो उनको नज़र आ जाता है कि कहीं पे भी जो है ना बाइक जिसका पंक्चर है उसको इशू है, तो वो वहीं पे ऑन द रोड आपका जो है ना वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब वो पेन पॉइंट क्या है कि उस टाइम पे जिस बंदे का बाइक पंक्चर है उसको सिर्फ सोल्यूशन ये चाहिए कि मुझे इतनी किलोमीटर्स में मुझे पैदल चल के कहीं किसी स्पॉट पे जाके पंक्चर ना लगवाना पड़े, किसी तरह यहाँ खड़े खड़े मेरा मुझे जो है ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो वो थोड़ा ओवर चार्ज करते हैं। फिनटेक की बात करेंगे तो जैज़ कैश ने बहुत बड़ा या इजी पैसा ने बहुत बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता था, या आज भी लोगों का जिनका बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैज़ कैश इजी पैसे ऑनलाइन। सो third one is map the customer journey. Visualize the entire path a customer takes from initial awareness to purchase and beyond by identifying key touch points and decision moments. Third one is कि mapping the customer journey. कैसे जो है वो आपकी इस सोल्यूशन की तरफ आएगा और उसका जर्नी क्या है। सबसे पहले उसको जो प्रॉब्लम आया है उसको सॉल्व करने के लिए कितने सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पहले आपने ये देखना है आप किस तरह से वो सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो देन यू विल हैव टू सी दैट एज वेल। देन वी टॉक अबाउट डिफाइन योर वैल्यू प्रोपोजिशन। फिर आपने ये करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन करनी है। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। लाइक आप कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करते हैं और दैट इज वेरी, तो आप किस तरह से डिफरेंट है या आपने उसको सिमिलर क्यों रखा है। सेकंड वन है कि अगर आप फॉर एग्जांपल गिविंग सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, तो आपको वो क्यों सिलेक्ट करेगा कंपेयर टू समवन एल्स। फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन स्टोर ही ओपन करना है और ऑनलाइन स्टोर में आप ऑनलाइन क्लोथिंग सेल करेंगे, तो वो तो कोई भी कर रहा है, तो आपको क्यों कोई सिलेक्ट करेगा ना। सो दिस इज लाइक व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। सेकेंड वन इज क्लियर सिंपल एंड टारगेटेड मैसेजिंग। आपने कोई भी मैसेज देना है तो वो बड़ा सिंपल हो, क्लियर हो और टारगेटेड हो। इस ऑडियंस को आप वो मैसेज टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ओल्ड एज को करेंगे तो मज़ीद फॉर्मल होंगे, यूथ को करेंगे तो थोड़ा सा आप कैजुअल हो जाएंगे, मिड रेंज के लोगों को करेंगे तो आप सेमी कैजुअल भी हो सकते हैं। सो क्राफ्ट कंसाइज एंड कंपेलिंग मैसेजेस दैट रेजोनेट डायरेक्टली विद योर टारगेट ऑडियंस एंड नीड्स एंड एस्पिरेशंस। एंड थर्ड वन इज आउटकम फोकस्ड बेनिफिट्स, कि आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करने का आउटकम क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि जैसे ये लेफ्ट साइड पे इफ यू सी द इमेज ऑफ एक मशीनरी भी दिखाई गई है और मैकेनिक्स बताने की इसको मतलब पर्पस था, एंड ये एक बल्ब है, बल्ब भी आप इसको कह सकते हैं। तो अब बल्ब के बैक पे मैकेनिक्स क्या है, आपने कौन सी मशीनरी यूज़ की, कौन सी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की, और आपने बहुत ही बेहतरीन किस्म का दुनिया का अनोखा किस्म का बल्ब टॉप क्लास बना दिया। पीपल आर नॉट फोकस्ड ऑन इट कि आप बताएं कि जी ये किस मशीनरी से बना है, इसके बैक पे मैकेनिक्स क्या इन्वॉल्व थे, और इसमें कौन सा स्टील लगा हुआ है और कौन सा ग्लास लगा हुआ है और कौन सा मेटल लगा हुआ है। पीपल आर नॉट फोकस्ड ऑन इट। आपने कस्टमर्स को ये बताना है कि ये आपको क्या बेनिफिट देगा। नंबर वन इज लाइट, नंबर सेकंड इज इट इज़ कन्वीनियंट, आप घर में यूज़ करेंगे। थर्ड वन इज जिस तरह एनर्जी सेवर ने एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर की आफ्टर द बल्ब, कि आपकी एनर्जी सेव होती है, तो दैट इज़ अ सोल्यूशन कि आपकी सिर्फ जो बेनिफिट है, सॉरी, कि आपकी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन में आपको ये सेविंग भी दे रहा है और आपकी लाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर रहा है। सो टेंजिबल रिजल्ट्स की बात करनी है जिससे कस्टमर्स को पता चले कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने का उनको बेनिफिट क्या होगा। देन वी टॉक अबाउट एक्विजिशन। व्हाट आर द एक्विजिशन चैनल्स। तो उन एक्विजिशन चैनल्स में
प्रिंट मीडिया भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाता है, डिजिटल भी आ जाता है, सोशल भी आ जाता है, आउटडोर भी आ जाता है। आप टीवी चैनल पे क्या कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, आप क्या न्यूज़पेपर पे लॉन्च कर सकते हैं, रेडियो पे लॉन्च कर सकते हैं, केबल टीवी पे लॉन्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लॉन्च कर सकते हैं, डिफरेंट मीडियम्स हैं। तो पहले तो आपने ये देखना है कि एक्विजिशन चैनल आपने कौन सा स्टार्ट करना है, और जब भी आपने प्लान करना है तो टीवी वुड बी द हाईएस्ट कॉस्ट वाइज अगर देखें। आउटडोर उसके बाद आता है, फिर आप उसके बाद प्रिंट मीडिया आता है, अखबारात, उसके बाद आपका आउटडोर मीडिया आ जाता है, फिर साथ साथ में आपके पैरेलल जो है कॉस्ट वाइज अगर देखें, फिर उसके बाद आपका रेडियो टीवी आता है, एंड देन आपका सोशल मीडिया आ जाता है, आपके गूगल एड्स आ जाते हैं। दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। बजट आप जितना आपने एक ऐड पे, प्रिंट ऐड पे या टीवी के ऐड पे या रेडियो इन एड्स पे चलाना है, वो ऐड अगर आप, वो बजट अगर आप यहाँ करेंगे तो पूरे मंथ या आपके 3 मंथ की कैंपेन भी बन सकती है इसी बजट के अंदर रहते हुए। वहाँ पे सिर्फ एक ऐड लगेगा और यहाँ पे आपका पूरे 1 से 2 माह की या 3 माह की कैंपेन चल सकती है। तो आपने फिर एक तो ये है कि चैनल मीडियम देखना है। अब मीडियम में सोशल मीडिया भी आपने देखा है या डिजिटल भी देखा है, तो उसको भी मजीद आपने डेप्थ में देखना है। क्या आपकी जो प्रोडक्ट है, सॉरी, क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो B2B है, तो B2B के लिए आप लिंक्डइन को फोकस करेंगे या ट्विटर को फोकस करेंगे या पिंटरेस्ट को फोकस करेंगे, या आप ब्लॉगिंग को देखेंगे, आप वेबसाइट की तरफ जाएंगे। फिर इसी तरह आपने अगर फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप उसको इंस्टाग्राम पे फोकस करेंगे या मेटा पे फोकस करेंगे। एंड विजुअल कंटेंट बेस्ड है और आप बड़े स्केल पे लेके चलना चाह रहे हैं, तो कुछ जगहों पे ये आपको यूट्यूब के ऊपर बेनिफिट देगी। अगर ब्रांड बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब या गूगल एड्स के ऊपर आप जाएंगे, पैरेलल टू सोशल मीडिया एज वेल। तो आपने इन चीज़ों को, एक्विजिशन चैनल्स को देखना है एज पर योर बजट्स एज वेल एज पर योर टाइप ऑफ बिजनेस। तो इसमें एक्सप्लोरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ चैनल्स टू रीच योर पोटेंशियल कस्टमर्स इफेक्टिवली। ईच चैनल offers unique opportunities for engagement and conversions. नेक्स्ट इज पेड वर्सेस ऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर आपने जब एक्विजिशन चैनल पे गए, जो लास्ट स्लाइड थी, तो उसमें आपने डिफरेंट मीडियम्स हैं, उन मीडियम्स में आपने किसी भी मीडियम पे जा सकते हैं। बट आप जब कन्वेंशनल मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, आउटडोर, इस तरह के मीडिया के अलावा अगर आप ऑनलाइन की बात करेंगे तो ऑनलाइन में फिर 2 तरह के मीडियम्स आ सकते हैं। एक है पेड और एक है ऑर्गेनिक। पेड ये होगा कि पेड वुड हेल्प यू acquire customers in a more faster way, but it would cost you as well. जबकि ऑर्गेनिक इज स्लो बट इट इज सस्टेनेबल, और उसमें दैट इज नॉट वेट कि ये ऐसा नहीं है कि आपने ऐड चल जिस टाइम पे चलाना है तो सेल के नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे या आपकी आउटरीच इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही आपने रोकने एड्स तो फ़ौरन से चीज़ें रुक जाएंगी। ऑर्गेनिक में ये होता है कि ऑर्गेनिक विल टेक टाइम, जाहिर है वो रिजल्ट्स में आने में टाइम लेगा। आपकी वेबसाइट आप एसईओ की करेंगे या आपकी ऐप है उसकी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तो उसमें 1 माह 3 भी लगते हैं और कुछ सिलसिलों में 5 से 6 माह भी लग जाते हैं। सो व्हेन यू ऑर्गेनिक, तो 3 4 माह 6 माह में जब वो रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद फिर ये होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर एसईओ रोक दी या एसईओ पे काम रोक दिया तो आपके रिजल्ट्स भी उसी टाइम पे रुक जाएंगे। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी। पेड में यह है कि यू कैन लेवरेज द एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म फॉर इमीडिएट रीच एंड रैपिड कस्टमर एक्विजिशन। अगर आप फॉरन से प्रोडक्ट बना दिए और सेल करना चाह रहे हैं तो ये फॉरन से आपको आउटकम देना स्टार्ट कर देगी। और ऑर्गेनिक में यह है कि इट वुड बी लॉन्ग टर्म एंड यू कैन get your results through content marketing, SEO and community engagement, leading to loyal customers at a lower cost over time. कॉस्ट इसमें ये नहीं है कि कॉस्ट नहीं आएगी, ज़ाहिर है एसईओ अगर आप खुद एक्सपर्ट नहीं है तो आप किसी से करवाएंगे, आप खुद कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं है तो आप किसी से करवाएंगे, तो इनकी कॉस्ट पड़ेगी आपको। बट आफ्टर सम टाइम जब आप ये 1 3 महीने 6 महीने के बाद आप इसको अगर रोकते भी हैं तो आपकी वो रैंकिंग हो चुकी होगी और फिर आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी और ऑर्गेनिक भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। So combining both strategically for optimal balance and accelerated would give you sustainable growth.
देन कस्टमर एक्विजिशन फनल, अगर कस्टमर एक्विजिशन फनल की बात कर लेते हैं, सो द कस्टमर एक्विजिशन फनल is all about gaining the customer. For example, if we talk the customer acquisition funnel, तो सबसे पहले आएगी जी awareness. awareness में आप क्या करेंगे कि आप प्रोडक्ट को when customer show interest in your product, then they will consider, तो consideration आ जाएगी. So सबसे पहले आपकी awareness के बाद interest develop होगा, जो target market है उनमें से कुछ लोग उसको consider करेंगे तो that would be उनमें से कुछ लोग जो हैं वो चीज़ परचेज कर लेंगे, तो दैट वुड बी कन्वर्जन. और कन्वर्जन के बाद आपकी रिटेनिंग इज द मेन थिंग, कि हाउ यू रिटेन योर कस्टमर, कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने एक बार कस्टमर को सेल भी कर दिया, बट इफ द प्रोडक्ट इज नॉट गुड, इफ यू आर नॉट डिलीवरिंग द वैल्यू, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो फिर रिटेंशन नहीं होगी, कि दोबारा ऑर्डर नहीं आएगा, रिपीट कस्टमर नहीं आएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग द फनल, कि आपको इस फनल का आइडिया होना चाहिए. एक होती है एड फनल, जब आप ऐड बना रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो फनल बनाते हैं कि जी ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, इनमें से इस तरह के इंटरेस्ट के लोग या इस तरह के कंज्यूमर बिहेवियर के लोग जो हैं उनको ऐड दिखाना चाहिए. ये जो फनल है दैट इज़ कस्टमर एक्विजिशन फनल, कि आपने एक्वायर कैसे करना है. अवेयरनेस आप किस तरह से करेंगे, यू विल लॉन्च अवेयरनेस थ्रू लॉन्चिंग एड कैंपेन्स. आप एड्स चलाएंगे, आप एसईओ करेंगे, आप कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, रेफरल मार्केटिंग करेंगे. इससे प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में अवेयरनेस मिलेगी. इससे एक बड़ी ऑडियंस को नज़र आएगा, मिसाल के तौर पे 10,000 या 1 मिलियन, उनमें से कुछ लोग होंगे जो मल्टीपल टाइम्स जब आपकी चीज़ को देखेंगे तो दे विल कंसिडर इट, कि चलें लेट्स ट्राई इफ़ इट इज़ रेलेवेंट टू देयर इंटरेस्ट. और उसके बाद some of them will give you an order, and after that उनके एक्सपीरियंस की बेस पे और आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी की बेस पे, विद प्राइसेस एज वेल एज योर कंपेटिटर्स, ये सब चीज़ें देख के कस्टमर देखेगा कि जैसे इस टाइम पे डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स हैं मार्केट में, कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स भी आए, तो अगर कोक के मुकाबले में एक और ब्रांड पाकिस्तानी आया है, तो क्या एक की जगह 3 आ गए हैं, तो कस्टमर उस प्राइस को भी देखेगा और उसकी वैल्यू को भी देखेगा. वो अलग बात है कि आप एक कंट्री के प्रोडक्ट की जी ये इस तरह की रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर अगर आप डिसीजन नहीं करते, आप वैसे देखते हैं कि ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वो टर्किश प्रोडक्ट हो या चाइनीज़ प्रोडक्ट हो, और दूसरी साइड पे एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, तो फिर आप कंपैरिजन करेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ और इसके साथ साथ आप जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके साथ, and then you will see कि whether you will retain with the new product or will retain with the old product जिसके साथ आप already चल रहे थे. So understanding the funnel allows you to identify where the customer might be disengaging and to optimize these critical drop-off points for improved conversion. Then another important factor is metric that matter. For example, कुछ important factors हैं customer acquisition में, कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आ रही है. सेकेंड वन इज कन्वर्जन रेट, थर्ड वन इज लाइफ टाइम वैल्यू, एंड फोर्थ वन इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड. ये कुछ वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने टोटल कितनी अमाउंट पे की एड्स चलाने में, और उन एड्स के अगेंस्ट जो है कितने कस्टमर है. अगर आपने 1 लाख रुपए के एड्स चलाए और उसमें से आपके पास मिसाल के तौर पे 1000 कस्टमर्स आ गए, तो आपकी जो कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ हो गई, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा, तो 100 रुपए में आपको एक कस्टमर पड़ा. इसी तरह अब वो 100 रुपए का मतलब, अब मैं आपको थोड़ा मजीद समझा देता हूँ कि 1 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट आपने की, आपने सोशल मीडिया पे एड्स चला दिए, उसमें से आपको 1000 कस्टमर्स मिल गए, तो 1000 कस्टमर्स तो मिले, तो ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है. अब उस कस्टमर ने
1,000 रुपये का ऑर्डर किया या 10,000 रुपये का ऑर्डर किया, वो एक अलग फैक्टर है। सेकेंड वन इज कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट इज कि अगर आपको 1 लाख रुपए में 1,000 कस्टमर मिले तो कन्वर्जन रेट कितने परसेंट कन्वर्ट हुए। लाइक अगर 10% है, 5% है, 10% है, 20% है, ये कन्वर्जन रेट वेरी करता है। तो परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु कंप्लीट अ डिजायर्ड एक्शन, कि अगर आपके 100 लोगों ने ऐड देखे और उनमें से 5% कन्वर्ट हुए तो ये आपका कन्वर्जन रेट होगा। लाइक अगर आपने 100 रुपीज़ की कैंपेन चलाई और 5 कस्टमर्स आपके पास आ गए तो कन्वर्जन रेट क्या होगा, 5% होगा। और उसमें से 5% ने कितने की ऑर्डर किया वो अगेन वो एक अलग फैक्टर है। थर्ड वन इज लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू कहलाती है कि एक बंदा आपके पास आया, अब वो रिटेन कितने टाइम तक रहता है, वो टोटल लाइफ टाइम कहलाएगा। वो क्या 2 दिनों तक आपका कस्टमर रहेगा, 2 सालों तक रहेगा या 20 सालों तक रहेगा। तो लाइफ टाइम वैल्यू इज के पूरी आपकी एक बार प्रोडक्ट परचेज करने के बाद वो कस्टमर जो है वो लाइफ टाइम कितना टाइम आपके साथ रहा। द टोटल रेवेन्यू ऑफ बिजनेस एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कस्टमर ओवर देयर रिलेशनशिप। तो वो उसका कस्टमर वो फिर आपको विद टाइम पता चलता रहेगा। और डिजिटल में ये होता है कि उनका रिकॉर्ड होता है, तो वो जब रिपीट कस्टमर होता है तो आपके पास डेटाबेस में आ जाता है कि प्रीवियसली इसने ऑर्डर किया था, अब ये नहीं। और विद टाइम आपको 1 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पता चल जाएगी कि इतना रिटेंशन रेट है और एक कस्टमर इतना लाइफ टाइम स्पैन में आपको ऑर्डर कर रहा है। और लाइफ टाइम वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। एंड रिटर्न ऑन एड स्पेंड। एड स्पेंड का मतलब ये है कि आपने $1 लगाया तो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। वो इस तरह से कैलकुलेट होता है कि आपने जितना टोटल स्पेंड किया, आपने 1 लाख रुपए स्पेंड किया और 1,000 कस्टमर्स मिले और उन 1,000 कस्टमर्स ने 1,000 रुपीज़ का ऑर्डर किया। तो 1 लाख रुपए के एड्स चलाने पे आपको 1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो इसका जो है एड स्पेंड क्या होगा कि 1 लाख रुपए लगाए और 10 लाख जनरेट हो गए तो ये 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। इसी तरह अगर आपने 10,000 रुपीज स्पेंड किए और 30,000 का ऑर्डर हुआ तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होगा कि हर रुपए के अगेंस्ट आपको 3 रुपीज आ रहे हैं। अगर आपने 1,000 के एड चलाए और 3,000 रेवेन्यू जनरेट हुआ तो ये 3x हो जाएगा। रिटेंशन एंड लाइफ टाइम वैल्यू, ये दो चीज़ें जो है वो ज़रा इम्पॉर्टेंट है। रिटेंशन रिड्यूसेस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या थी? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी कि अगर हम एक कस्टमर को एक्वायर करते हैं तो हमें क्या कॉस्ट इनकर होगी। अगर हम ₹1,00,000 लगा रहे हैं तो हमारे पास 1,000 कस्टमर आ गया, दैट मीन्स हमें 100 रुपी एक बंदे को ऑन बोर्ड करने में या बेचने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अगर वो 1,000 में से 400 लोग आपके कस्टमर रहते हैं और रेगुलरली ऑर्डर करते रहते हैं तो आपको नए नए कस्टमर्स बढ़ाने पे मेहनत कम करने की ज़रूरत होगी और वो 400 को ही आप रिटेन कर लेंगे तो वो रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आप फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे ने पानी की सप्लाई का काम स्टार्ट किया और वो उसने एक एरिया को स्टार्ट किया, ये जो फिल्टर्ड वाटर वाला कॉन्सेप्ट है। तो उसकी कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम उसके कस्टमर्स होंगे तो उसको ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नए कस्टमर्स को लेके आने की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो जितने लोग रिटेन होते जाएंगे उतनी उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होती जाएगी। लाइक 400 से फिर जो नए कस्टमर्स आए 1,000, उनमें से फिर 400 मजीद कस्टमर्स आ गए तो अब उसके पास टोटल 800 रिपीट कस्टमर्स हो गए। अगले महीने फिर 400 नए रिटेन हो गए तो वो 1,200 हो गए। तो आपकी जो रिटेंशन होती है उससे आपकी नए आने वाले कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाती है। कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इज फार मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन एक्वायरिंग न्यू वंस। आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी जो प्रीवियस कस्टमर्स हैं, कुछ डिस्काउंट ऑफर करके, लुक्रेटिव पैकेजेस दे के या उनके साथ अच्छे तरीके से उनको वैल्यू देते हुए। तो जब आप ये करेंगे तो नए कस्टमर ढूंढने की जगह आपके पास वही लोग रिटेन हो जाएंगे अगर आप सर्विस अच्छी देंगे या प्रोडक्ट अच्छी होगी आपकी। इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी।
जाहिर है कस्टमर्स जितना ज़्यादा आपको ऑर्डर करते जाएंगे विद टाइम, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो लॉयल कस्टमर टेंड टू स्पेंड more over time, leading to increased revenue and higher profit margins for your business. And LTV drives sustainable scaling. A high lifetime value allows you to invest more in acquisition while remaining profitable, enabling sustainable aggressive growth strategies. जब आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कुछ भी नंबर निकल आता है, फिर आपके पास जो लोग हैं वो रिटेन होने लग जाएं, तो लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब ये होगा कि वो एक माह में पहले 1 या 2 ऑर्डर कर रहे थे और वो आपके लॉयल कस्टमर हैं, तो हर माह वो कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपको उधर से भी रेवेन्यू आ रहा है और मजीद भी लोग, क्योंकि आप वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वैल्यू भी दे रहे हैं और आपके प्रोडक्ट में भी जान है और आप एक अच्छी कॉस्ट के अंदर उसको बेनिफिट दे रहे हैं प्रोडक्ट की या सर्विस की फॉर्म में। तो उससे क्या होगा कि जब आप नए लोग भी ऑनबोर्ड करेंगे तो वो भी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी और एग्रेसिव इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा आपका। एंड लास्टली जो है आई वुड से कि plan for the founders. आप तमाम फाउंडर या जो है कि जब आप स्टार्ट करें तो मार्केटिंग के चैनल्स को आप थोड़ा रखें, लाइक फोकस योर एफर्ट्स ऑन अ फ्यू प्रॉमिसिंग एक्विजिशन चैनल्स टू गेन एक्सपर्टीज एंड गैदर इनिशियल डाटा। सबसे पहले तो ये कि आप मेटा या फेसबुक के ऊपर जब स्टार्ट करें, इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करें, यूट्यूब पे स्टार्ट करें, लिंक्डइन पे, पहले तो आप ये देखें कि आपकी टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, किस इंडस्ट्री को सर्व करें, B2C है या B2B है या D2C है। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपने किन को टारगेट करना है, और उसमें भी शुरू में चैनल्स के आप पेजेस बना के रख लें, बट फोकस उन्हीं पे 1 या 2 पे करें। उस पर फिर आप कुछ कैंपेन्स लॉन्च करें, उससे आपकी लर्निंग होगी कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। मल्टीपल जगहों पे जाएंगे तो क्या होगा कि सारे प्लेटफॉर्म्स आप इकट्ठे सीख नहीं सकेंगे एट अ टाइम, तो उसमें फिर ये होगा कि आपका बजट वेस्ट होता जाएगा और आपकी लर्निंग कम होगी और आपका रेवेन्यू भी उतना जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ अफेक्ट होगी। सेकेंड वन इज टेस्ट ट्रेड कॉन्टिन्यूसली। आप एक्सपेरिमेंट कर एनालिटिक्स में परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को एनालाइज करते रहें और परफॉर्मेंस देखें कि ये मैंने ऐड चलाया, ये कैंपेन चलाई, ये स्ट्रेटजी लगाई, तो इससे मुझे ये रिजल्ट आया, फिर थोड़ी सी चेंज भी करें, उससे भी देखें। मल्टीपल स्ट्रेटजी जब आप लॉन्च करेंगे और डिफरेंट कैंपेन्स और डिफरेंट एड्स चलाएंगे, तो उनसे आपको डिफरेंट मीडियम्स पे, तो आप उनको टेस्ट करें, उनको मेजर करें कि इसका रिजल्ट क्या था, इसकी कॉस्ट क्या थी, और फिर उसको देखें कि जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसको फिर रिपीट करते रहें। थर्ड वन इज ऑटोमेट वेयर पॉसिबल। जहाँ जहाँ पे ऑटोमेशन हो सकती है वहाँ पे आप ऑटोमेशन कर लें, एंड इम्प्लीमेंट टूल्स एंड processes to streamline creative tasks, freeing up valuable time for strategic planning and innovation. तो आपने क्या करना है कि अपने टाइम को किस काम के लिए बचाना है, आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इनोवेशन के लिए बचाना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी रनिंग द कंपनी। तो जब आप फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि मेरी इस महीने में 1 लाख की सेल हो, अगले माह में मैंने 3 लाख या 5 लाख अचीव करने, देन मिलियन अचीव करना है। लेना मुश्किल हो तो आप AI के जिस तरह रोबोट जैसे एजेंटिक AI के एजेंट्स बन जाए। अभी AI ग्रुप ने एजेंटिक AI की भी हैकाथॉन कराई थी, उसमें यही सिखाया जा गया कि आप जो है वो एजेंट्स बॉट लग सकता है, जहाँ पे आप बेसिक सवाल जवाब है, जी मैंने ये ऑर्डर करना है, ऑनलाइन ऑर्डर करने का क्या तरीका है, तो कुछ ऐसे FAQs बना के उसको चैटबॉट में डाल दें, वो जो क्वेश्चन आए उससे रेलेवेंट आंसर खुद ब खुद कंप्यूटर देते, बजाय कि उसके लिए आप लोग रखें।
या आपने लेट रिप्लाई किया, ये 1-2 दिन बाद रिप्लाई किया, तो कस्टमर ने या पोटेंशियल कस्टमर ने कहीं और से परचेज कर लिया। तो जहाँ जहाँ पे ऑटोमेशन पॉसिबल हो सकती है वहाँ पे ऑटोमेट कर लें चीज़ों को, तो इट विल सेव योर टाइम। एंड पाकिस्तान की मार्केट में अगर देखें, इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में भी आपको शेयर करूँगा कि कस्टमर एक्विजिशन की सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान में। करीम को देखें तो हाइपर लोकल एक्सपेंशन थ्रू ट्रस्ट एंड कन्वीनियंस, इसने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो लॉन्च की, करीम ने एक बड़ा अच्छा नाम बनाया, और उसके बाद फिर जाहिर है कि वो उसका एग्जिट जो भी स्ट्रेटजी थी, बट इट बिकेम पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड राइड हेलिंग ब्रांड। अगर राइड में आप देखें तो इट वाज एक्सपेंसिव, बट पीपल फ्रॉम गुड क्लास ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर एक्सपेंसिव राइड्स ऑन करीम, क्योंकि गाड़ियाँ भी अच्छी होती थी, कैप्टन्स भी अच्छे होते थे, और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता था। बाइकिया की बात करें तो बाइकिया ने क्या किया कि बाइकिया ने सॉल्व किया एक रियल प्रॉब्लम विद लोकल इंसाइट्स, कि जब आपकी राइड्स आ रही थी गाड़ियों की, तो इन्होंने बाइक्स की लॉन्च की, और इनका 1 मिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूज़र है। सो बाइक, अब क्या हुआ कि बाकी इनके जो कंपेटिटर्स थे, इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स थे, नॉट डायरेक्ट, करीम, उबर, इनड्राइव, इन्होंने भी बाइक की ऑप्शन बीच में डाल दी। सो बाइकिया वॉज द इनिशियल वन जिसने बाइक्स को ये लॉन्च किया था। ज़मीन.com की बात करें तो कंटेंट लेड एक्विजिशन एंड मार्केट एजुकेशन, एक तो मार्केट को इसने एजुकेट किया, और अब ज़मीन पे ही आप जाके बहुत सारी अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं रियल इस्टेट रिलेटेड। सो पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल बन चुका हुआ है। देन दराज की बात करें तो एक्विजिशन थ्रू डिस्काउंट्स एंड लॉजिस्टिक्स, इसने एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस एक्वायर किया और डोमिनेट किया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। जैज़ कैश एंड इजी पैसा की इंक्लूसिविटी थी थ्रू एक्सेसिबिलिटी। अब जैज़ कैश या इजी पैसा, जैसे मैंने पहले भी अभी तो सेशन में बताया कि इन्होंने सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मनी उसको बहुत आसान कर दिया, और उससे क्या हुआ कि उसकी वजह से इनको बहुत इन मेक अ ह्यूज नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसे 40 मिलियन डिजिटल वॉलेट यूजर्स हैं, और ये दोनों अगर मिल जाएं तो पाकिस्तान के किसी भी बड़े बैंक से बड़ा नंबर ये अचीव कर चुके हैं। फूड पांडा की बात करें तो हाइपर लोकल राइडर एंड मर्चेंट एक्विजिशन प्लेटफॉर्म है, और इन्होंने क्या डोमिनेट किया, इन्होंने फूड डिलीवरी इकोसिस्टम को डोमिनेट किया, और इन्होंने लोकल मार्केट्स में भी जाके लोकल वेल नोन ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया, और वही चीज़ जो लोग कन्वेंशनली जाके ख़रीद के लेके आते थे या पार्सल करवाते थे, वो इन्होंने डिलीवरी के फॉर्म में कर दिया। उससे क्या हुआ, पूरी मार्केट प्लेस में इम्प्रूवमेंट आ गई, कस्टमर को भी आसानी हो गई घर बैठे ऑर्डर करने की, राइडर्स को एक रोज़गार मिल गया, और उनका जो बिजनेस, इनकी शॉप्स या होममेड फूड या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी आउटलेट के अलावा उनकी डिलीवरी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ी सेल का नंबर उनका इंक्रीज हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विच इज़ फूड पांडा। OLX पाकिस्तान की बात करें तो कम्युनिटी लेड ट्रस्ट फोकस्ड एक्विजिशन है, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट C2C प्लेटफॉर्म है मेनली। एंड दिस वाज ऑल अबाउट मी।